गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लिए है एंड आप लोगों ने सारे कंसेप्ट सीख भी लिए काफी हद तक, ठीक है। बट अब हम करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना क्योंकि यूटी में इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, prepare accounting equation and draw a balance sheet First point, started business with cash 2 lakhs and bank balance 1 lakh. Started business with cash 2 lakhs and bank balance 1 lakh. Second point, purchased goods worth 50,000. Third point, paid cartage, स्पेलिंग ध्यान से, CARTAGE, cartage, paid cartage 1,000. Next point, received rent from tenants मतलब किराएदार, 10,000. Received rent from tenants 10,000. Next, received security deposit from tenants 20,000. Received security deposit from tenants 20,000. Next, purchased stationery for cash 500. Purchased stationery for cash 500. Next, invested in shares खरीदे 50,000. 50,000. Invested in shares 50,000. Last point, received interest from bank 1,000. Received interest from bank 1,000. ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई मत करना, इसको हम साथ साथ करेंगे, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। तो बनाओ फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 lakhs and bank balance 1 lakh. Started business with cash 2 lakhs and bank balance 1 lakh. तो कैपिटल कितनी हो गई? 3 lakhs. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स 50,000 के गुड्स खरीदे, तो कैश में से माइनस और स्टॉक में प्लस, गुड्स आ गए 50,000 के, ठीक है। अब क्लोज कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन चेक कर लो, 1,50,000 प्लस 1 lakh प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड कार्टेज ₹1,000। अब ये नया वर्ड है आपके लिए। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज का मतलब होता है किराया। जब आप गुड्स खरीदते हो तो मान लो गुड्स थोड़ी दूर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑटो पे आएंगे, ऑटो रिक्शा किसी पे तो आएंगे,
तो जब ऑटो वाला आपसे पैसे मांगेगा, जो कन्वेंस किराया लगा, दैट इज कॉल्ड कार्टेज। ठीक है, तो बेसिकली आपने गुड्स खरीदे और किराया पे किया, तो आपके लिए एक्सपेंस या इनकम, आपके लिए खर्चा। ठीक है, तो खर्चा क्या होता है? माइनस। तो 1000 रुपीज आपका कैश गया और आपकी कैपिटल गई। ठीक है, 1000 रुपीज का कैश गया और कैपिटल गई, आपके लिए हो गया ये खर्चा। तो कार्टेज मतलब गुड्स को लाने का खर्चा। तो ये हो गए 149 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 299। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 10,000। देखो आपने ये जगह किराए पे दी, मान लो जो आपका ऑफिस है आप यूज कर रहे हो, उसमें एक रूम खाली पड़ा है, आपने किराए पे दी, तो रेंट मिला। टेनेंट्स मतलब किराएदार, किराएदार से आपको रेंट मिला, तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी, तो आपके लिए इनकम। तो 10,000 का कैश आ गया और 10,000 की कैपिटल आ गई। राइट, इसको क्लोज कर देते हैं फिर से। तो ये हो गया 159 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3,09,000। ठीक है, यहां तक ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स 20,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये वर्ड सुना है कभी? अब सुनो, जब आप कोई जगह रेंट पे देते हो ना, तो आप 2 या 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा लेते हो, 2-3 महीने का रेंट अलग से ले लेते हो। पता है क्यों लेते हैं वो? अगर उस किराएदार ने मेरी जगह खराब कर दी, मेरी प्रॉपर्टी को खराब किया, डैमेज किया, तो वो पैसे मैं रख लूंगा। दोबारा सुनना, मान लो आपने कोई जगह रेंट पे दी, ठीक है, रेंट तो लोगे ही लोगे हर महीने, वो तो आपकी इनकम है ही। 2-3 महीने का रेंट अलग से लोगे एज ए डिपॉजिट, और आप उसको बोलोगे कि अगर आपने जगह खराब करी तो ये पैसे हम रख लेंगे इसको ठीक करने के लिए। और अगर वो बोलेगा कि सर जगह खराब नहीं हुई तो ये पैसे मैं वापस कर दूंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही। ठीक है, तो डिपॉजिट मतलब ये पैसा आप हमारे पास रखवा दो, अगर जगह खराब हुई तो ये पैसा हमारा, जितना भी नुकसान होगा कर लेंगे उससे कवर। ठीक है, और अगर ये जगह ठीक ठाक वापस कर दी तो आपके पैसे वापस। ठीक है, अब सोचो, मुझे उसने दिया डिपॉजिट, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसे आ गए, पैसे तो आ गए, बट क्या ये पैसा अभी हमारा हो गया? अभी तो नहीं हुआ ना, जब जगह खराब होगी उस टाइम होगा। तो फिलहाल ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। रीजन, जो भी पैसा आपने लिया कल को वापस भी तो करना है। अगर वो उसने घर खराब नहीं किया तो कल को ये पैसे वापस भी तो करोगे, राइट? तो इसीलिए कैश आ गया और लाइबिलिटी आ गई। तो 20,000 कैश और 20,000 की लाइबिलिटी, और कॉलम बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्रेडिटर्स में मिक्स मत करना इसको, ठीक है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका एक और एग्जांपल है, वो भी आप लोग सुन लो। जब आप लोग वाटर पार्क जाते हो, वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, वाटर पार्क जाते हो, तो क्या होता है, जब आप उनके कॉस्ट्यूम लेते हो तो वो कुछ डिपॉजिट रखवाते हैं, देखा होगा कभी। मान लो कॉस्ट्यूम का रेंट 100 रुपीज है, 300-400 तो वो डिपॉजिट रखवा लेते हैं। रीजन, अगर कॉस्ट्यूम आपने वापस कर दिया तो पैसे वापस, अगर नहीं किया तो वो पैसे उनके, होता है ना। तो वो डिपॉजिट उनके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसे वापस भी तो करने हैं। वो कौन सा उनके हो गए पैसे, क्लियर? अब देखो, ये हो गए 179 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 20,000, 3,09,000। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 500। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 500 रुपीज की स्टेशनरी खरीदी, कैश तो पक्का गया। अब बताओ इसका दूसरा इंपैक्ट। काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर एसेट आ गया, बट स्टेशनरी हमारा एसेट नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रबर, ठीक है, मार्कर्स, स्केल्स, ये सब हमारा एसेट नहीं होता, ये खर्चा होता है। क्या आप पेन पेंसिल को दोबारा बेचने जाओगे?
क्या उसको कैश में कन्वर्ट करोगे? तो जो भी स्टेशनरी खरीदी जाती है ऑफिस के लिए वो तो एक्सपेंस है, यूज किया खत्म डस्टबिन में डाला। क्या आप उसको रीसेल करते हो? नहीं। क्या आप उसे कैश में कन्वर्ट करते हो? नहीं। तो स्टेशनरी हमारा एसेट नहीं है, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमारा काम है स्टेशनरी का तो हमारे लिए वो गुड्स है, बट वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप स्टेशनरी में डील करते हो। दोबारा सुनना, अगर आप स्टेशनरी के डीलर हो तो होगा कैश माइनस और गुड्स में प्लस, बट वो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। यहां पे हम उसके डीलर नहीं है। ठीक है। अभी हम यही एज्यूम करेंगे कि हमने ऑफिस के लिए खरीदी है तो वो खर्चा। क्लियर? रीजन, उसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करते, वो तो एक्सपेंस है। तो न्यू इक्वेशन आ गई 178,500 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 20,000 और यहां पे 38,500। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। आपने शेयर्स खरीदे, कभी सुना होगा मॉम डैड से, रिलायंस के शेयर खरीदे, टाटा के शेयर खरीदे। वो क्या होता है? वो आपके डैड की इन्वेस्टमेंट होती है। जब हम पैसे सेव कर लेते हैं तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं कि कल को कभी बेचेंगे। ठीक है। वो अलग बात है कि वो शेयर्स ज्यादा में भी बिक सकते हैं, कम में भी बिक सकते हैं, कल को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो आपका रिस्क। फिलहाल तो एसेट है, कल को पक्का बिक तो जाएगा। राइट? तो अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो पैसा गया और आपका एसेट आ गया, क्योंकि कल को उसको बेच सकते हो, तो उसका नाम होता है सिक्योरिटीज। शेयर्स नहीं लिखते, सिक्योरिटीज इज अ बेटर वर्ड, या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सिक्योरिटीज या फिर इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। तो 50,000 के शेयर्स आ गए जो आपका एसेट है। तो न्यू इक्वेशन आ गई 1,28,500 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 20,000 3,08,500। लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अब सुनो, जो आपका बैंक बैलेंस था उस पर इंटरेस्ट मिला, कितना? 1,000। आपके लिए इनकम। कैपिटल तो पक्का प्लस होगी, दूसरा इंपैक्ट कहां पे आएगा? कैश में या बैंक में? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैंक से कुछ मिलेगा ना तो वो लोग घर आके आपको कैश नहीं देंगे कि ये लो सर इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा आपके अकाउंट में डालते हैं। राइट? जब भी बैंक से कोई डीलिंग होगी तो अकाउंट से होगी, तो इसलिए पैसे भी आपके अकाउंट में ही आएंगे डायरेक्टली। तो ये बैंक बैलेंस बढ़ेगा 1,000 और कैपिटल बढ़ेगी 1,000। क्लियर? तो अब इसको क्लोज कर देते हैं और फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो 128,500 प्लस 1,01,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू प्लस 20 और यहां पे 3,09,500। ठीक है। आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये लिख लो, फिर इसकी बैलेंस शीट आप खुद ट्राई करना। लिखो। तो आप करेंगे एग्जाम्पल 2। आप लोग लिखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी। फर्स्ट पॉइंट, महेश स्टार्टेड बिजनेस। महेश स्टार्टेड बिजनेस with cash 5 lakhs 5 lakhs. Second point, transferred 2 lakh from his savings account to firm's बैंक अकाउंट। ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से लिखना। ट्रांसफर 2 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट टू फर्म्स बैंक अकाउंट। नंबर 3, परचेज अ बिल्डिंग
फ्रॉम सोहन वर्थ 10 lakhs full stop, paid by raising a loan from SBI, State Bank of India, paid by raising a loan from SBI. ठीक है, ये एक ही पॉइंट था. नंबर 4, paid installment of loan 1 lakh, paid installment of loan 1 lakh. Number 5, paid interest on loan 10,000. Number 6, purchased goods from Ram on credit, 1 lakh. Last point, goods returned to Ram 20,000. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs. तो बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, तो कैश आ गया एंड कैपिटल आ गई. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो इजी. सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर्ड 2 lakhs फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट टू फर्म्स बैंक अकाउंट. जहां लिखा है ना फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, हिज को करो अंडरलाइन. और अब बहुत ध्यान से सुनना. अभी तक मालूम है क्या हो रहा था, 2 लाख ट्रांसफर किए तो कैश माइनस हो रहा था और बैंक प्लस हो रहा था. अभी तक जो हम कर रहे थे, 2 लाख डिपॉजिट किए बैंक में, तो हमारे ऑफिस में से कैश गया और बैंक में प्लस हो गया था. बट ये कुछ अलग है. अब वो कह रहे हैं 2 लाख डाले बैंक में, लेकिन कहां से डाले, यहां से नहीं, फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट. मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो प्रोप्राइटर है, उसका जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट मतलब घर का अकाउंट, वहां से यहां पे डाले बैंक में. दोबारा सुनना. सबसे पहले 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, फिर अपने पर्सनल अकाउंट से फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट लिखा है, बिजनेस का सेविंग अकाउंट नहीं, हिज को करो अंडरलाइन. मतलब अपने घर के अकाउंट से बिजनेस में पैसे डाले. ठीक है, तो यहां से तो कैश गया नहीं, बिजनेस में बस पैसा आया, तो बैंक में पैसे आ गए 2 लाख रुपए और कैपिटल बढ़ गई 2 लाख. अब आप बोलोगे कि सर 2 लाख रुपए गए तो हैं, बट वो घर से गए हैं, और अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. पैसा बस आया है, हमारे अकाउंट में आया और कैपिटल बढ़ गई. हाँ, घर से कम हुए हैं तो घर में रिकॉर्ड करेंगे, यहां पे क्यों रिकॉर्ड करूं. ठीक है, अब सो क्लोज कर देते हैं. तो न्यू इक्वेशन आ गई 5 lakhs प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू 7 lakhs. तो एक बात ध्यान रखना, अगर लिखा है डिपॉजिटेड 2 लाख इनटू बैंक, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो कैश में से माइनस और बैंक में प्लस. बट अगर लिखा है कि फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट या फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, तो घर से पैसा आया है तो सीधा अकाउंट में आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी. आई होप क्लियर हो गया होगा. थर्ड पॉइंट, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 10 lakhs पेड बाय रेजिंग अ लोन. ये भी थोड़ा ध्यान से देखना. परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 10 lakh. आपने सोहन से बिल्डिंग खरीदी. बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, तो एक तो एसेट आ गया. ठीक है, बिल्डिंग आ गई एसेट. ठीक है, आगे सुनना ध्यान से. सोहन से खरीदी उधार पे, पैसे नहीं दिए अभी. अगर सोहन से उधार पे खरीदी होती
तो यहाँ पे लाइबिलिटी में आ जाता है सप्लायर या क्रेडिटर, ठीक है। बट पैसे हमारे पास तो नहीं थे, हमने लोन लिया एसबीआई से और उसको पे कर दिया। यहां देखना ध्यान से, सबसे पहले आपने बिल्डिंग खरीदी सोहन से, तो बिल्डिंग आ गई और सोहन के नाम पे लाइबिलिटी आ गई। सोहन को पैसे देने पड़ेंगे कभी ना कभी। अब हुआ क्या, इसको पे करने के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया, इसको पे करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, तो क्या हुआ, इसकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, सोहन तो खत्म, मतलब सोहन की लाइबिलिटी खत्म। बट अब बैंक लोन भी तो आ गया हमारे सर पे, वो भी तो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बिल्डिंग आ गई और हमारे सर पे एक लोन आ गया बैंक का। समझ पा रहे हो, सोहन का तो हिसाब क्लियर कर दिया, बट बैंक से तो लोन शुरू कर दिया ना, तो एसेट और लाइबिलिटी। हमारा अपना कैश नहीं गया क्योंकि है ही नहीं। क्लियर। तो इस पॉइंट में क्या होगा, एक तो बिल्डिंग आएगी 10 लाख की और बैंक लोन आएगा 10 लाख का। सोहन से अब कोई हिसाब नहीं है, उसकी पेमेंट पूरी हो चुकी है, तो इसलिए सोहन का नाम नहीं लिखा, बैंक लोन लिख दिया। तो ये हो गया 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 1 लाख। अब देखो, आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, बट आपने बैंक को बोला कि हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे 1-1 लाख करके, और आज आपने पहले इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, तो अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, थोड़ी सी, पूरी तो नहीं बट थोड़ी सी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अब 9 लाख रह गए, ठीक है। और 1 लाख कहां से जाएगा, कैश या बैंक। जब आप बैंक से डीलिंग करते हो तो पैसे कहां से कटते हैं, अकाउंट से, तो ये एजम्पशन रहेगी कि पैसे अकाउंट से ही कटेंगे, ठीक है। ये आपको अप्लाइड है, ये आपको अपने आप अकाउंट से ही काटने हैं। हाँ, अगर बैंक में पैसे नहीं है तो हम कैश से डिडक्ट करेंगे, अगर बैंक में पैसे हैं और बैंक से कोई भी डीलिंग हो रही है तो वो अकाउंट से ही जाएंगे। क्लियर। क्लोज कर देते हैं। दिस इज 5 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 9 लाख, क्योंकि 1 लाख पे हो गए तो 9 लाख रह गए, प्लस 7 लाख 7 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। अब सुनना ध्यान से, आपने सुना होगा अगर आप कार लेते हो लोन पे, गाड़ी, तो 5 लाख की कार इंस्टॉलमेंट्स की वजह से 6 लाख की पड़ जाती है, 5 लाख की कार इंस्टॉलमेंट की वजह से 6 लाख की पड़ जाती है। रीजन, 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों देते हो आप, इंटरेस्ट, क्योंकि आप पेमेंट टुकड़ों में कर रहे हो तो वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। तो आप ध्यान से देखो, प्रिंसिपल अमाउंट अलग से होता है, इंटरेस्ट अलग से होता है। लोन तो 5 लाख का पे करना ही करना है, इंटरेस्ट अलग से होता है, राइट। अब यहां देखो, आपने 10 लाख का लोन लिया था, वो तो पे करना ही करना है, हर साल इंटरेस्ट अलग से जाता है लोन के अलावा, ये मानते हो। तो अगर आपने 10,000 का इंटरेस्ट पे किया तो उससे आपका लोन खत्म नहीं हो जाएगा, लोन तो अलग से है, इंटरेस्ट अलग से एक एक्सपेंस होता है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये भी अकाउंट से ही जाएगा क्योंकि बैंक को पे हो रहा है, और ये लोन को कम नहीं करेगा, ये अलग से एक्सपेंस में काउंट होगा, ठीक है। पॉइंट क्या है, 10 लाख का लोन तो पे करना ही करना है, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, इंटरेस्ट सेपरेटली अलग से है, वो खर्चा है। क्लियर। उससे हमारा लोन खत्म नहीं हो जाता, तो इसलिए वो लोन में माइनस नहीं होगा। तो 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 690। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 1 लाख। 1 लाख के गुड्स खरीदे राम से, तो स्टॉक आ गया 1 लाख और क्रेडिटर आ गया, एक और लाइबिलिटी आ गई क्रेडिटर के नाम पे 1 लाख, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। सो दिस शुड बी 5 lakhs प्लस 90,000 प्लस 10 lakh प्लस 1 lakh
9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 690। लास्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू राम 20,000। अब ये भी नया पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे राम से, बट पैसे नहीं दिए, उधार कर लिया, ठीक है। जब गुड्स आपके पास आ गए थे तो आपने देखा कि 20,000 के गुड्स खराब हैं, आपको पसंद नहीं आए ड्यू टू बैड क्वालिटी या वैसी खराब है, कुछ भी रीजन हो, आपको वो अच्छे नहीं लगे। अब आप राम को वो गुड्स वापस कर रहे हो, तो क्या होगा, गुड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। गुड्स हो गए कम। जब आप गुड्स वापस करोगे तो क्या पैसा आ जाएगा? पैसे नहीं आएंगे। अभी तो पैसे आपने ही नहीं दिए, तो राम क्या बोलेगा, मेरे हिसाब में से कम कर लो। दोबारा सुनना, आपने 20,000 के गुड्स वापस कर दिए, ठीक है। कितने के लिए थे? 1 लाख के। अगर 20 के गुड्स वापस कर दिए तो एक्चुअल में तो आपको अब 80 पे करने चाहिए, 80,000। तो राम कहेगा ठीक है, मेरे हिसाब में से 20,000 माइनस कर लो, ठीक है। अभी तो आपने ही पैसे नहीं दिए, तो वो आपको पैसे क्यों देगा? वो कहेगा तुम पैसे कम दे देना, अब 80,000 दे देना। तो गुड्स माइनस हो गए और जो उधार है क्रेडिटर उसमें से माइनस हो गए, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं। 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 10 लाख प्लस 80,000, 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 690। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग लिख लो, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। अब आप लोग लिख लो। सो गाइस, अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके यूटीज या एफए में 1 या 2 मार्क्स का आएगा और काफी स्कूल्स में आता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसमें करना क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन वन एसेट कॉमा डिक्रीज इन अनदर एसेट। अब आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जिसमें एक एसेट कम होता है और एक एसेट बढ़ता है। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें क्या होगा, कैश कम होगा और गुड्स बढ़ेंगे, तो एक एसेट बढ़ गया, एक कम हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परचेज गुड्स फॉर कैश। ऐसे काफी बन जाएंगे इसके। परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। एक और बन सकता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। तो बेसिकली कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो आपने कोई भी एक पॉइंट लिखना है जिसमें एक एसेट बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। क्लियर। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें एक एसेट बढ़े और एक लाइबिलिटी बढ़े। सोचो। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हो गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे उधार पे, तो एसेट भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। यह एक और हो सकता है, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। इसमें क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी लोन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है ऐसा। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट लिखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
अब आगे लिख लो, फिर ऐसे और पॉइंट्स करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें एसेट भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े। सबसे फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ती है, राइट। तो इसमें तो आ गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या हम बोल सकते हैं कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, राइट। सेकेंड पॉइंट, एक और सोचो इसका एग्जांपल जिसमें एक एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, उसमें कैश आता है और कैपिटल बढ़ जाती है हमारी इनकम, राइट। तो ये हो गए। नंबर 4, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। एक एसेट कम हो जाए और एक लाइबिलिटी कम हो जाए। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें लाइबिलिटी भी कम हो जाए और एसेट भी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हो तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और एसेट भी कम हो जाएगा, कैश जाएगा, ठीक है। एक और बोल सकते हैं पेमेंट ऑफ बैंक लोन, राइट, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और लोन कम हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, लिख लो। पॉइंट नंबर 5, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। एक एसेट भी कम हो जाए और आपकी कैपिटल भी कम हो जाए। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब आप कोई खर्चा करते हो, रेंट पे किया या सैलरी पे करी, तो आपका कैश कम होगा, मतलब एसेट डिक्रीज, और एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज, राइट। एक और हो सकता है जब आप कैश निकाल लेते हो पर्सनल यूज के लिए, राइट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैश माइनस और कैपिटल माइनस, तो बन गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाए, डिक्रीज इन कैपिटल और कैपिटल कम हो जाए। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल। ऐसा कौन सा पॉइंट किया था जिसमें एक लाइबिलिटी बढ़ती है और कैपिटल कम होती है? सोचो, लाइबिलिटी बढ़ जाए और कैपिटल कम हो जाए, ऐसा पॉइंट था एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे नहीं करी तो लाइबिलिटी तो आ गई, कल को तो पे करनी है, और एक्सपेंस तो दिखाना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्रूअल एजम्पशन। जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाना है, राइट। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 लिखो, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। तो अब कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिसमें एक लाइबिलिटी कम हो रही है और एक बढ़ रही है। सोचो, एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है और एक बढ़ रही है। मान लो आपने गुड्स खरीदे उधार पे, तो गुड्स आ गए, क्रेडिटर आ गए, इसमें तो एसेट और लाइबिलिटी है, ये तो यहां मैच कर नहीं रहा। अब आगे सुनना, लाइबिलिटी को पे करना है और मान लो कैश पे कर दिया, तो एसेट कम लाइबिलिटी कम, ये भी सूट नहीं कर रहा। अब आगे सुनना, सपोज क्रेडिटर्स पैसे मांग रहे हैं और पैसे अभी है नहीं, बट वो फोर्स कर रहे हैं कि नहीं पैसे दो, आपका टाइम खत्म। तो क्या ऐसे हो सकता है कि आप बैंक से लोन लो और इनको पे कर दो, बैंक को 1 साल बाद पे कर देना विद इंटरेस्ट, ठीक है। दोबारा सुनो,
क्रेडिटर्स को पे करना है, लाइबिलिटी को पे करना है, तो आप बैंक से लोन लेके पे कर दो और बाद में उनको पे करते रहना लोन को, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय टेकिंग अ बैंक लोन, बाय टेकिंग अ बैंक लोन, क्या अब सूट करेगा, क्या अब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, बिल्कुल करेगा। अब एक लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर्स खत्म, और एक नई लाइबिलिटी शुरू हो गई, बैंक लोन, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई और एक कम हो गई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल। एक लाइबिलिटी कम हो रही है और कैपिटल बढ़ रही है, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई पॉइंट जिसमें लाइबिलिटी कम हो जाए और कैपिटल बढ़ जाए, सैलरी आउटस्टैंडिंग ध्यान आएगा, उसमें क्या था, उसमें लाइबिलिटी बढ़ रही थी और कैपिटल कम हो रही थी, एक्सपेंस दिखाया था, बट ये उसका ऑपोजिट है, इसमें तो लाइबिलिटी कम हो रही है और कैपिटल बढ़ रही है। शायद आपके मन में आएगा एक्यूड इनकम, बट उसमें तो एसेट था और कैपिटल थी, लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक काम करो, आप 1 मिनट लो, आराम से सोचो, ऐसा कोई पॉइंट जिसमें लाइबिलिटी कम कैपिटल बढ़ जाए, सोचो। आई होप सोच लिया होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कोई पॉइंट हमने किया ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन में देख लेना आप, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, बट इसका आंसर तो है। ऐसा कोई पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा और वैलिड होगा, लेकिन अभी तक हमने ही नहीं किया, ठीक है। अब सोचते हैं, सुनो, आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स, डिपॉजिट मिला टेनेंट से, और इसका रीजन दिया था कि जब हम घर देते हैं रेंट पे तो वो जगह हमारी खराब ना करते, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2-3 मंथ्स का एडवांस में ले लेते हैं एज अ डिपॉजिट, और जिस दिन वो जगह खाली करेंगे उस दिन वापस कर देते हैं, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, कैश बढ़ गया था और लाइबिलिटी बढ़ गई थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आ गई थी 20,000, ठीक है। आई नो ये यहां पे सूट नहीं कर रहा, बट अभी आगे सुनते जाओ, कैश आ गया था और लाइबिलिटी आ गई थी, राइट। और मैंने आपको बताया था कि कल को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर उसने जगह खराब नहीं की, अगर उसने सही तरीके से जगह वापस कर दी तो आपको ये पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, राइट। मान लो वो जगह खराब हो गई, उसने कुछ भी वॉल्स पे खराब कर दिया, बच्चों ने खराब कर दिया, कुछ भी रीजन है, वो जगह खराब हो गई, क्या अब वो पैसे वापस करोगे? अब तो नहीं करोगे ना, अब वो पैसे किसके? आपके, ठीक है। तो अब क्या होगा, सोचो, अगर आपने वो पैसा रख लिया घर खराब होने के बाद तो आपकी लाइबिलिटी खत्म, अब आप बोलोगे भाई साहब हिसाब क्लियर, अब हम नहीं दे रहे कुछ भी, राइट। और वो पैसा किसका? आपका, तो आपकी कैपिटल में आ जाएगा वो, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये आपकी इनकम थोड़ी है, कल को आपको खर्चे तो करने ही है, बिल्कुल करने हैं, कल को जब खर्चे करेंगे वो बात की बात है, तब कैश माइनस कैपिटल माइनस, फिलहाल तो वो पैसा आपका हो गया ना। तो ध्यान से देखो, जो भी कैश आया था एज अ लाइबिलिटी, अब वो लाइबिलिटी खत्म, अब वो पैसा किसका? आपका। फिर कल को आप इसमें से 18,000 खर्च करो, 22,000 खर्च करो, वो आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट पॉइंट क्या है, जो आपके पास डिपॉजिट था एज अ लाइबिलिटी, अब वो आपने रख लिया तो लाइबिलिटी खत्म और वो पैसा अब आपका, तो कैपिटल बढ़ गई। तो इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट kept by us, kept by us in case tenants destroyed the property या destroys the property. Security deposit kept by us in case tenants destroys the property, ठीक है। तो अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खराब करी तो लाइबिलिटी खत्म और कैपिटल शुरू। अब ये पैसा हमारा, कल को जब खर्च करेंगे दोबारा उसको ठीक करने में
तब कैश माइनस कर देंगे और कैपिटल माइनस कर देंगे। फिलहाल तो ये पैसा हमारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप लिख लो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो आप जरूर ट्राई करना। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रह गए जो 3 to 4 मार्क्स के आ गए। दैट्स इट। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पक्का आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने ये करने हैं। जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो गए, टीएस गरेवाल से तो सारे हो गए। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।